अम्मी ने बड़े प्यार से मेरा नाम मेहर रखा। अब्बा की चाहत ना थी मेरे जन्म की, फिर भी खुदा की नेमत मान अम्मी ने अपने सीने से लगाया और प्यार किया। मेरे जन्म के बाद धीरे धीरे अब्बा न जाने कहाँ उठते बैठते, लेकिन धीरे धीरे शराब के नशे के आदी हो गए। अब तक मैं 3 साल की हो चुकी थी और अब्बा से भारी डर लगता मुझे। जब वो सुबह खाना खाकर दुकान को निकलते तब तक तो सब ठीक रहता, लेकिन जब शाम को लौटते तो अम्मी से झगड़ते, कभी कभी हाथ तक भी उठा देते। मैं छोटी थी, अम्मी को बचाने की हिम्मत तो दूर, घर का कोई कोना ढूंढती छिपने के लिए। अक्सर ये आए दिन की नौटंकी सा हो गया था। अब्बू शराब के नशे में धुत आते, अम्मी को मारते पीटते और कुछ गालियां देकर सो जाते। तब मैं अम्मी के पास जाती, आंसू पोंछने के सिवाय मैं कुछ न कर पाती। मुझे बाहों में भरकर छाती से लगाकर खूब रोती। उनको रोती देख मेरी भी आंखें नम हो जाती। और ये सब देखते देखते अब मैं 8 साल की हो गई थी। तालीम के लिए बाहर जाने पर अब्बा की सख्त मनाही थी। मेरा भाई सादिर अब्बा का दुलारा, मेरी और अम्मी की ना सुनता। वो 5 साल का ही था, पर तालीम की खातिर उसे अब्बा मदरसा भेजते जो घर से कुछ ही फलांग दूर था। उसके मुझसे ज्यादा दोस्त थे। जब मैं अम्मी से मदरसा जाने की कहती तो वे अब्बा की नाराजगी का हवाला दे मुझे समझाती और मैं उनकी बात मान लेती, क्योंकि मैं जानती थी यदि अब्बा को अम्मी ने बताया भी तो क्या होता। इसलिए मन मसोस कर रह जाती। अब्बा अब ज्यादा पीने लगे थे और उनकी मारपीट भी बढ़ गई थी। वक्त बीतता गया। अब्बू की कमाई अब बढ़ गई थी। वो अम्मी की शराब छोड़ने की बात पर तो बहुत चिढ़ते। मैं अब 15 साल की हो गई थी, भाई 12 साल का था। अब्बा के काम पर जाने तक सुबह मैं अम्मी का हाथ बटाती, फिर भाई की किताबें जो यहाँ तहाँ बिखरी रहती उन्हें इकट्ठा कर थैले में रखती और भाई मदरसा जाता। फिर घर के कपड़े धोती, सुखाती और तह से रखती। अब्बू के कपड़े प्रेस करना और चीजों को व्यवस्थित करना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी और मैं पूरी शिद्दत से अपना काम अंजाम। लूडो खेलना और शाम होते ही सादिर दोस्तों संग बाहर चला जाता और रात अब्बा के आने से घड़ी भर पहले आ जाता। और एक शाम जब अब्बू लौटे तो 2 दोस्तों को साथ लेकर लौटे, इससे पहले कभी उनके दोस्त घर के अंदर तक ना आते थे, बाहर से ही लौट जाते थे। आज उनमें से एक के हाथ में दारू की बोतलें थी तो दूजे के हाथ में तंदूरी मुर्गा देती। लौटकर भाई के आने पर खाना परोसना, नहाने को पानी रखना और दोपहर ढलने पर अम्मी ने पूछा, अब तक तो आप पीकर आते थे और अब औरों को भी लाने लगे। घर है, दारू का अड्डा नहीं। मुझे अम्मी ने अब्बू से हाथ पकड़कर कमरे में घुसेड़ दिया, लेकिन कमरे के जंगले से मैं सारी बातें सुन और देख रही थी। अब्बू हरामजादी, बाहर साले पुलिस वाले नहीं पीने देते और घर पर तू है जान की दुश्मन। अम्मी देखो, हम सब बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये सब बाहर कीजिए। अब्बू ये घर मेरा है, जो मर्जी वो करूंगा। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली नामुराद औरत? चल निकल यहाँ से। अब्बू ने अम्मी को धक्का दिया, जिससे अम्मी बर्तन की अलमारी से टकराईं और बर्तन गिर गए और उधर पड़ी एक मेज पर अब्बू के दोस्तों ने वह तंदूरी मुर्गा और शराब की बोतल रख दी। अम्मी तुमने मुझे धक्का दिया, कहते हुए अब्बा को धक्का दिया। नशे में चूर अब्बा अब उस मेज से जा टकराए जहां दारू की बोतल और तंदूरी चिकन रखा हुआ था। अम्मी के गिरने से बोतल फूट चुकी थी और उसका कांच बिखर चुका था। अब्बा के गिरते ही सादिर अब्बा को उठाने दौड़ा, लेकिन मैं दरवाजे की चौखट से सब देख रही थी। मैं इस सब से बहुत खौफजदा हो चुकी थी, इसलिए उधर नहीं गई। सादिर ने अब्बा को उठाया और अम्मी को कमरे में चलने को कहा। तब तक अब्बा ने गुस्से से टूटी कांच की बोतल से एक बार अम्मी की पिछली कमर के ऊपर और 2 बार सामने से पेट पर किए। ये सब देखकर हम सभी भौंचक्के थे। क्या करें? अम्मी के नीचे गिरते ही अब्बा भी सन्न रह गए। गुस्से में एक कत्ल हो चुका था। अब्बा के दोस्तों ने पुलिस से बचने को अब्बा और सादिर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया।
मैंने बुर्का ओढ़ा और चूंकि अगले दिन सब ए बारात के जश्न की तैयारी थी इसलिए सभी लोग गली के नुक्कड़ पर और घर के पास तेज तेज साउंड बजा रहे थे और मैं मेरे भाई के साथ गली के एक तरफ से निकलकर पीछे की गली से बुर्का उतारकर रफीदा के घर की सीढ़ियों से होती हुई घर की छत पहुंची। रफीदा कुछ दिन पहले ही मकान को छोड़कर कहीं और चली गई थी। घर खाली पड़ा रहता और गेट की कुंडी हाथ अंदर डालकर खोली जा सकती थी, सो मैं खोलकर घर की छत पर आ गई और सादिक को वापस जाने को कहा। सादिर पहले की भांति घूमता हुआ वापस घर के आगे से घर के अंदर घुसा, जिससे लोगों को लगे अम्मी सादिक के साथ कहीं गई है। और तब तक अब्बा ने दोस्तों संग मिलकर अम्मी की लाश को जैसे तैसे एक काली पॉलिथीन में डालकर संदूक में रख अब्बा के साथ कहीं ले जाने का मन बना लिया। जाते जाते अब्बा ने सादिक को दरवाजा बंद रखने की हिदायत दी। अब तक रात बहुत हो चुकी थी, सादिर सो चुका था, पर मेरी आंखों के सामने वही दृश्य चल रहे थे। यकीन कर पाना भी मुश्किल हो रहा था, जो अम्मी चंद घंटे बीते हमारे साथ थी वो अब हमारे बीच नहीं। काश ये सब बुरा सपना हो और अम्मी एक आवाज दें, मैं उन्हें सीने से लगा लूंगी, लेकिन अब मैं कभी ना मिल पाऊंगी। उनकी कमी पूरी जिंदगी खलेगी। मैं अब किस से बात करूंगी, कौन अब मेरे साथ घर में रहेगा। मैं भीतर ही भीतर रो रही थी और सादिर के बगल से लेट गई। सोचने लगी अब तो दुनिया में मेरा भाई और अब्बू ही हैं, अगर अब्बू को भी पुलिस ने पकड़ लिया तो हमारा क्या होगा। यही सब सोचते कब नींद आ गई पता ही ना चला। सुबह आंख खुली तो सादिर मदरसा गया हुआ था, अब्बा आज दुकान नहीं गए थे। अब्बा के दोस्त टाइम्स शायद आकर चले गए होंगे, क्योंकि सुबह के 10 बजे से ऊपर का समय हो चुका था। मैंने अब्बा से खाना खाने को पूछा, क्योंकि कल किसी ने ना खाया था। अब्बा, मेहर, कल के हादसे का जिक्र किसी से ना करना। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे गुस्से से हो गया। मेहर जी, जानती हूँ, आप बेफिक्र रहिए, आपके और सादिर के अलावा कौन है मेरा। तभी अब्बा हुजूर ने पहली बार मुझे सीने से लगाया। अब्बा, सादिर को मैंने समझा दिया है, वो वैसे भी किसी से ना कहेगा। कोई तुम्हारी अम्मी के बारे में पूछे तो कहना कि अम्मी कहीं घूमने गई हैं। अच्छा, आज शाम बाजार की मस्जिद तक जाऊंगा, तुम्हें कुछ चाहिए। मुझसे आज तक अब्बू ने ऐसे बात नहीं की थी। मेहर, आपको जो ठीक लगे ले आना। अब्बू, ठीक है, अब मैं दुकान निकलता हूँ। मैं दिन भर काम कर थक सी गई थी। शाम को लौटते समय थोड़ी साग सब्जी लेकर आए और दूसरे बैग में कुछ पैकेट और कुछ कचौड़ी समोसे वगैरह। सादिर खुश था। अब्बा, ये सब मेरे लिए? सादिर ने पूछा। अब्बा, नहीं, तुम दोनों के लिए। अच्छा सादिर, तुम बाहर घूमना चाह रहे थे। असलम ट्रक लेकर निकल रहा है, तू चाहे तो जाने का इंतजाम कर दूं। 15-20 दिन के लिए घूम आ, करो बात। सादिर, जरूर अब्बा। मेहर, मैं बाहर जाऊंगा बहुत खुश होकर। मेहर, तुम्हारा बहुत मन था, अल्लाह के करम से तेरी मन्नत पूरी हो गई। वैसे निकलना कब है? अब्बा, रुको जरा, फोन निकाल, असलम से बात करते हैं। मेहर, इसकी तैयारी कर दो, असलम 20 मिनट में यहाँ आ रहा है। मेहर जल्दी से उसके कपड़े एक बैग में रखकर तैयार कर देती है और जाने के खुशी के कारण वो जल्दी से अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाता। असलम के आने पर सादिर उसके साथ चला जाता है। कुछ दूर तक छोड़कर अब्बा जाकर लौट आते हैं। अब्बा, खाना खा लिया मेहर? तो ये सारा सामान रख दो। मेहर जी। तब तक अब्बा बटुआ लेकर कुछ खरीदने को चले जाते हैं, शायद कुछ भूल आए होंगे, और मेहर बर्तन धोकर दूध गर्म करके रख देती है। 20 मिनट बाद अब्बू लौटते हैं। अब्बू, मैंने बाहर के दरवाजे का ताला लगा दिया है, तुम अन्य कमरे की कुंडी लगा दो। पैकेट देते हुए, इन्हें नहाकर पहनकर आज मेरे साथ मेरे कमरे में सोना, जब तक सादिर ना आ जाए। समझ गई? मेहर, मेहर, हाँ, मैं सिर हिलाती है जी। फिर पैकेट लेकर मेहर नहाने पहुंची।
नहाने के बाद जब पैकेट खोल कर देखा तो उसमें विलायती कपड़े थे। मैं हैरान थी, लेकिन जैसा कि अब्बू ने कहा था मैंने पहन लिए, लेकिन इतने कम कपड़ों में मुझे बाथरूम के बाहर निकलना भी मुनासिब ना लगा। तो मैंने सिलवार कुर्ता ऊपर से पहन लिया और शेष कपड़े धोकर डाल दिए। फिर कमरे में पहुंच गई। अब्बू कहीं से कोई बोतल ले आए थे और थोड़ी नमकीन भी, लेकिन ये बोतल दारू की बोतल की तरह नहीं लग रही थी, तो मुझे कोई दिक्कत भी ना थी। उन्होंने बोतल और नमकीन को मेज पर ऐसे रख रखा था कि तख्त के समानांतर उस पर से चीजें उठाई जा सकें। रात के 12 बजने को आ गए थे और बाहर से धीमा धीमा साउंड भी आ रहा था। अब्बू ने कूलर का बटन दबाने को कहा, मैंने दबा दिया। अब अब्बू ने पास आने का इशारा किया। मैं मेज के पास जाकर खड़ी हो गई। अब्बू ने मेज के पास तख्त पर बैठने को इशारा किया और फिर मेज के नीचे से 2 ग्लास निकाले और कंधे पर हाथ रखकर अपनी ओर खींचकर मेरे कान में कहा, इसे खाओ मेहर। मैंने नमकीन खाई, वो काफी चटपटी थी। तो मैं पानी पीने के लिए उठी, लेकिन अब्बू ने मेरा हाथ पकड़ा और गिलास दिया। मैंने गिलास लेकर थोड़ा चखने के भाव से पिया। वो कुछ मीठा तो कुछ कड़वा सा था और मेरा मुंह भी जल रहा था, तो झट से पूरा गिलास पी गई। अब मैंने नमकीन ना खाने का फैसला किया और अब्बू से कहा, अब्बू ये बहुत तीखी है। अब्बू ने पुनः गिलास भर दिया पर आधा और मुझसे रसोई घर से शक्कर लाने को कहा और मैं थोड़ी ही देर में शक्कर ले आई, लेकिन लौटने पर गिलास फुल था। अब्बा ने शक्कर लेकर मेरे गिलास में डाल दिया और चम्मच से हिलाकर मुझसे कहा, तुम्हारे हिस्से का है, जल्दी खत्म करो। इस बार आवाज थोड़ी कर्कश थी, तो मैंने झट से गिलास पीकर खत्म किया। तब तक अब्बा खड़े हो चुके थे और मुझसे कहने लगे, अब्बा चलो मेहर, थोड़ी देर छत पर चलते हैं। मैं अब तक थक गई थी, नींद भी काफी आ रही थी। बावजूद अब्बा का भय था कहीं मेरे मना करने पर गुस्सा ना हो जाएं, तो मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया और फिर हम छत पर आ गए। सीढ़ियों से चढ़ते समय थोड़ी सी जलन पेट में हुई थी, लेकिन मैंने कुछ ना कहा। छत पर अब्बा इधर उधर जाकर टहलते, पर मैं एक किनारे खड़ी थी। थकान और नींद ने मुझे निढाल सा कर दिया था और अब मुझे थोड़े चक्कर भी आ रहे थे। कुछ पल सहन करने के बाद अब हालत खड़े होने की ना थी। सिर में दर्द होने लगा था अब और पसीना भी आ रहा था। मैं छत पर ही बैठ गई, लेकिन डर की वजह से अब्बू से कुछ ना कह पाई। नीचे बैठने से मेरी सलवार और कुर्ते पर धूल लग गई थी, लेकिन इस समय इससे ज्यादा ताकत ना बची थी। मेरे शरीर में अजीब सी हालत हो गई। तभी अब्बा की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे कहा, चलो नीचे चलते हैं। मैं नीचे की तरफ जाने के लिए खड़ी होने की कोशिश करने लगी और फिर पूरी ताकत से मैं जैसे तैसे खड़ी हो गई, लेकिन मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे और मुझे मदहोशी सी छा रही थी। मैं जीने का दरवाजा बंद करने की खातिर भी वहां ना रुकी। अब्बू ने आते समय दरवाजा लगा दिया। मैं नीचे आ गई, तभी मुझे लगा कि मुझे टॉयलेट जाना चाहिए। अब हर कदम भारी लग रहा था और अपनी हालत भी बयां ना कर सकती थी, लेकिन जैसे तैसे टॉयलेट जाकर आ गई अब्बू के कमरे में। तब तक अब्बू अपना कपड़े उतार कर बनियान और कच्छे में तख्ते पर लेट गए। जो ही मैं लेटने के लिए तख्त पर बैठने वाली थी, अब्बू ने कहा, तुम्हारा सलवार और कुर्ता गंदा हो गया है, इन्हें निकालकर मुझे दे दो। अब मेरी हालत ऐसी ना थी कि दोबारा बाथरूम में जाकर कपड़े बदल सकूं, तो मैंने कहा, मुझे तबीयत नासाज लग रही है, मैं बाथरूम तक ना जा सकूंगी। उन्होंने कहा, तुम रुको, मैं उतार दूंगा। मैंने हाथ उठा दिए और उन्होंने कुर्ता उतार दिया। अब मुझे सलवार का नाड़ा भी देखने में दिक्कत आ रही थी और अब्बू कुर्ते को तख्ते के सिरहाने की तरफ, लेकिन नीचे जमीन पर डालकर परों से तख्ते के अंदर की तरफ सरका रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ हटाया और कहा, तुम बस थोड़ा रुको, मैं खोल देता हूँ। और उन्होंने खोल दिया और उतारकर सलवार को भी कुर्ते के ऊपर डाल खिसका दिया और मुझसे कहा, मेहर तुम लेट जाओ और सो जाओ। अब मेरे बदन पर सिर्फ अब्बू की लाए हुए विलायती कपड़े ही शेष थे। मैं लेट गई तख्ते पर, एक तरफ
अब्बू ने नीला प्रकाश वाला नाइट बल्ब जला दिया था और तेज रोशनी वाला बल्ब बंद कर दिया। मैं अब तक काफी थक चुकी थी, मैं सो गई, पर अभी नींद कच्ची थी और पेट में जलन भी। तभी अब्बू ने बनियान भी उतार दी, मेरे साथ लेट गए और मेरे चेहरे पर और माथे पर हाथ फिराने लगे। अब्बू, अरे मेहर, तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है, चलो ये कपड़े भी निकाल दो, चलो बैठ जाओ। मेहर, नहीं, मुझे सोना है, मैंने आलस भरे स्वर में कहा। मेरी डर से धड़कनें बढ़ने लगीं। अब्बू, चलो, तुम नहीं उठना चाहती तो ना सही, पर जल्दी करवट लो उस तरफ, मैं निकाल दूंगा। तुम्हें आराम से पूरे बदन में हवा लगेगी और सुकून मिलेगा। चलो मुड़ो। इस बार भी आवाज में कठोरता थी। मेहर गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी, इसलिए करवट ले ली। मेहर कुछ ही दिनों बाद ही 16 साल की कुंवारी हसीन कली बनने वाली थी, लेकिन कच्चे बैर खाने वाला मोहम्मद दिलशाद, जो मेहर का अब्बा था और अपने नापाक इरादों को पूरा करने की सनक पाले हुए भी अपनी बेटी को ही हवश भरी निगाहों से देख रहा था। अपनी बेगम के होते हुए वो अपने ऐसे घिनौने और नापाक मंसूबों को पूरा न कर सकता था। इसी कारण उसने पहले ही मेहर की अम्मी फातिमा का कत्ल कर दिया था और उसके मंसूबों से अनजान मेहर आज अपने अब्बा के साथ ही उनके बिस्तर पर मदहोश सी पड़ी थी। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कृपा करके कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ कल। हाय, टाटा, बाय बाय।